कसकाय एवरीवन, कैसे हो? और एमएचसीटी का पेपर बस अब होने ही वाला है। 1 महीना आपके पास बचा है और इस 1 महीने को कैसे करना है आपको यूटिलाइज कि पा जाओ आप 130 के ऊपर नंबर और पा जाओ एक मौका जीएलसी जैसे कॉलेज में पढ़ने का, ठीक है, आईएलएस पुणे में पढ़ने का, डीवाई पाटिल में पढ़ने का, या फिर आपके मुंबई में किसी अच्छे से लॉ इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का। उसके लिए आपको देना पड़ता है ये एग्ज़ाम जिसका नाम है एमएचसीटी। और एमएचसीटी को क्लियर करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है, ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना है इस सेशन में एंड तक। तो इसीलिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू गेट 130 प्लस इन एमएचसीटी इज व्हाट वी आर हियर फॉर। एंड first of all, what you can expect out of the paper. You know that the paper has 150 questions and in that 150 questions आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेते हैं। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो लॉ है एमएचसीटी में, उसमें आपके पास लीगल एप्टीट्यूड में आते हैं 40, उसके बाद आता है जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश में 30 और बेसिक मैथमेटिक्स आती है आपके पास 10। 3 साल का जो लॉ है जो आप एमएचसीटी का पेपर देते हो उसमें आपके पास आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, लीगल के, जनरल नॉलेज के 40, लॉजिकल के 30 और इंग्लिश के आएंगे 50। और ये एक बना देता है इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए कोई भी लॉ एग्जाम आपको अगर करना है क्लियर तो आपका कमांड ऑन इंग्लिश शुड बी सुपर्ब एंड दैट्स व्हाई यू शुड पे मोर अटेंशन टू इंग्लिश। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज व्हाट यू should expect out of this particular paper. And once you know the ground, still there are certain things that you are struggling with. So what are you struggling with? What is that thing that is troubling you? There is 1 month. What should be your strategy? How should I prepare for this exam? That is one thing that is troubling you a lot. And are you asking such questions? Are you asking questions like, भाई स्ट्रैटेजी क्या यूज करें, कोई तो बता दो मुझे कि इस पेपर को कैसे हल करें। ये नहीं तो क्या आप ये पूछ रहे हो अपने आप से? ये अगर पूछ रहे हो तो देखो, कब से पढ़ना शुरू करूं, पेपर आने वाला है 1 महीने बाद, तो कब से पढ़ना शुरू करूं? क्या ये है चीज जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो? अगर ये भी नहीं है तो क्या ये बात है जो आपको परेशान कर रही है? लीगल एप्टीट्यूड, भाई लीगल एप्टीट्यूड में अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या करूं? तो देखो आपके लिए मैं लेके आया हूं एक बहुत शॉर्ट सी चीजें। ये है वो क्वेश्चंस जो आपके पास ऑलरेडी आए हुए हैं। तो क्या आप इनमें से सबके आंसर जानते हो? A found a diamond ring on the road, not knowing to whom it belongs. He immediately sold the ring to a jeweler. What offense has A committed? ऐसे जो ऑफेंस है इसको हम लॉ में क्या बोलते हैं? अगर किसी को एक डायमंड रिंग मिली और उसको नहीं पता कि ये किसकी है और उसने जाके बेच दी, तो उसने कोई क्राइम करा है, कोई ऑफेंस किया है? अगर हाँ तो उसको हम क्या कहते हैं? Dash is the bill passed by both the houses of parliament and assented by the president. तो अगर एक ऐसा लॉ जो दोनों हाउसेस में पास हो गया और किसी प्रेसिडेंट ने भी उसको असेंट कर दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो तो एक्ट बच जाता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास लीगल एप्टीट्यूड में आया था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। डैश इज द कस्टोडियन ऑफ इंटायर फाइनेंशियल एरिया, भाई एक हमारे देश में कौन सा ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे फाइनेंस के उस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है? जवाब आपको पता है, और वो कौन सी है? आरबीआई है। सिमिलरली इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हाट? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉर्ड मैकाउले। ठीक है, देन अ पर्सन हु मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड अ promiser and a person accepting a proposal is called promisee। अब इसमें देखो आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, इनसे ज्यादातर आपके पास क्वेश्चंस आए हैं लीगल के। तो आपको क्या करना है? क्या आपको ध्यान देना है इन्हीं टॉपिक में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा ध्यान आप कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, फैमिली लॉ पे देंगे, टॉर्ट्स पे देंगे, तो आपका ये पेपर अच्छे से निकल जाएगा, खासकर लीगल एप्टीट्यूड। भाई अब तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लीगल एप्टीट्यूड में तो जिसको प्रॉब्लम थी वो तो गया है निकल, है ना। अब जब लीगल एप्टीट्यूड को ध्यान में दे दिया है तो क्या अब आप स्ट्रगल कर रहे हो
करंट अफेयर्स के साथ? अगर हाँ जवाब है हाँ, तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? करंट अफेयर्स के लिए आप करिए स्टैटिक जीके पे ध्यान। स्टैटिक जीके पे आप पिछले 1 साल के ऐसे करंट अफेयर्स पूछे जो आपसे ज़्यादातर अभी न्यूज़ में रहे। वहीं लीगल करंट अफेयर्स वो हो सकता है आपसे लीगल एप्टीट्यूड में भी पूछे जाए या फिर आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जाए। तो लीगल एप्टीट्यूड लीगल करंट अफेयर्स के लिए आपको करना है कि कोई ऐसी चीज़ें जो अभी न्यूज़ में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में बहुत टाइम ट्रिपल तलाक, इन पे बहुत ज़्यादा सरोगेसी, इन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो उस चीज़ पे शायद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे। कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं एक्ट्स में, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पिछले 1 साल का आप करंट अफेयर्स पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए कि कहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस के ये ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर हैं, या फिर कोई अवार्ड्स रिकग्निशंस मिले हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी चाहिए, जो आपको बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदा भी एमएचसीटी में ज़रूर आपको देगा। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स हो गया है बिल्कुल सही और अब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश में। भाई इंग्लिश का तो आपने देख लिया कि कितने ज़्यादा नंबर आते हैं, चाहे वो 5 इयर्स हो या 3 इयर्स का हो, इंग्लिश के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा स्टेक आपका लगा है। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आए थे। The grape are now dash enough to be picked up। इसका मतलब है यहां पर एक वर्ड था और आपको उसका सही फॉर्म, सो टेंसेस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑपोजिट ऑफ हैम्पर, अगर आप किसी चीज को हैम्पर कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट बताना है, मतलब आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अच्छे होने चाहिए। These fruits taste sweetly, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसका मतलब आपके ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन कई बार हम बेसिक चीजें ही दिक्कत खा जाती हैं। तो क्या है, दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीटली, तो स्वीटली नहीं होगा, यहां पे होगा स्वीट। ठीक है, स्वीटली हम एडवर्ब यूज करते हैं। करेक्ट द सेंटेंस, द Amazon इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। अगर आपने मेरे साथ ये क्लासेस अटेंड करी हैं ऑलरेडी तो मैं आपको बता चुका हूं कि कहां पर क्या क्या गलती होती है, कि हम कहाँ लगाते हैं, एंड कहाँ लगाते हैं, द कहाँ लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट इडियम है ये, कि हर कोई अपनी ही बातें करे, अपने ही गुणगान गाता रहे, दैट इज ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। स्पेल चेक आया था स्पेलिंग्स के, क्यूकम्बर, मर्मर, रूमर, टिम्बर, इनमें से। ठीक है, आई स्पेंट माई हॉलीडे इन अ चेयर लास्ट 3 days विद अ स्वॉलन लेग, ये है सेंटेंस रीऑर्डरिंग का है क्वेश्चन। द प्रैक्टिस ऑफ मेनी वाइव्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम वर्ड कर चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने ही आपको कराया था। ये आया है आपके, सिनोनिम पूछा गया है आपसे। डैश इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, डिसर्नेबल, नोटिसेबल या विजिबल में से क्या आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इंग्लिश में, तो इसलिए इनके ऊपर ध्यान करिए। और आपको पता ही है कि मैं आपके लिए हैप्पी सर आपके हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ऑलरेडी इन सब क्वेश्चंस की मिलती रहे। फिर अगर इंग्लिश से स्ट्रगल हट गया तो आया हमारा स्ट्रगल लॉजिकल रीजनिंग का। तो देखें क्या लॉजिकल रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग में ये टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आए थे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आया था, सीरीज के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन से। ये सब आप चीजें करोगे तो मैक्सिमम आपका चीज हो जाएगी और आपके चांसेस 130 पाने के ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो आप अपने MHCET 2023 के पेपर के लिए 130 प्लस स्कोर कैसे करें, यही वो स्ट्रैटेजीज चल रही हैं आपके सामने, और ये जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो y is in the east of x, which is in the north of z. If P is in the south of Z, then in which direction is P? In the given series, how many 7s are preceded by 9 and followed by 6? ये देखिए कितना आसान है। Light is too blind, analogy के क्वेश्चन आए थे, तो analogy के क्वेश्चन आपसे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने दोनों जगह पूछे थे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना के चलेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। फिर आता है आपका, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। मैथमेटिक्स में मैं आपको पहले बता दूं, टाइम मैनेजमेंट पे जाने से पहले, कि मैथ में अगर आपने बेसिक क्लास 10th लेवल तक की मैथ कर ली, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एवरेजेस, परसेंटेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। फिर अगर अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, कि भैया बोर्ड्स को कैसे करें और अपने
एंट्रेंस की प्रिपरेशन को कैसे करें। तो बेटा बोर्ड की प्रिपरेशन तो आप पूरे साल से करते आ रहे हो और उसमें से आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर भी चुके होंगे। तो अगर आप हर एक दिन एटलीस्ट 2 आवर्स निकाल के इन सब की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दोगे तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ ये करना है, ये पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली इस पेपर के लिए पढ़ना क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये पढ़ लो, तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी वजह से आपको सिर्फ करना है क्या, आपको उतना सेलेक्टिव पढ़ाई करके चलिए सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो 2 घंटे अगर आप एवरी डे निकाल पाएँ इसके लिए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। दूसरा आपके लिए एक टिप मैं आपको जो दे रहा हूं इज मॉक टेस्ट। आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें उसके साथ साथ अगर आप अपनी टेस्ट सीरीज मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी। तो इसलिए मॉक्स दीजिए, क्योंकि मॉक्स ही ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस देगी और रियलिटी चेक भी देगा। और मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एनालाइज करके आप अपने ग्रे एरियाज़ को देखें और देखें कि कहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारे सारे बैचेस हैं जो आपके सामने ऑलरेडी हैं। हम आपके लिए DULLB का भी बैच आपके सामने लेके आए हैं, क्लैट का भी बैच लेके आए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये कि कहाँ पर है तो आपको दिख जाएगा कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ के बैच को ले सकते हैं। तो अगर मैं आपको बैच की डिटेल्स दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर आप जाएंगे अड्डा की साइट पर और जाएंगे ऑल कोर्सेज में, तो यहाँ जाएंगे जैसे ही तो यहाँ दिखेगा अंडरग्रेड, इधर जाइए लॉ एंट्रेंस में, ये है DULLB का और ये है क्लैट का। तो DULLB के लिए आप जाइए, इधर लीजिए टॉपर्स 3.0 बैच जो कि है 32,000 का। लेकिन अगर आप इसमें कोड लगाते हैं Y713, अगर आप लगाते हैं Y713, ये अगर आपने लगाया अप्लाई किया तो आपको ये मिल जाएगा 7,360 रुपीज़ का। तो जाइए फटाफट से अवेल करिए ये अपॉर्चुनिटी और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष का। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।